यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, डिस्कस करेंगे हिंदी शिक्षण शास्त्र यानी कि हिंदी पेडागोजी। जहां पर भी आपकी हिंदी पेडागोजी पूछी जाती है, स्पेशली सीटेट पेपर 1 एंड 2 बोथ दोनों के लिए। और अगर हम बात करें सीटेट की भी तो 30 आउट ऑफ 30 कह सकते हैं, या फिर 15 आउट ऑफ 15 तो पेडागोजी को डील ही करेंगे। थोड़ा सा समझेंगे क्या स्ट्रक्चर रहता है हिंदी का सीटेट में। और इसके अलावा जहां पर भी अगर एमपीटेट में या जहां पर भी हिंदी पेडागोजी आती है तो एक कंप्लीट वीडियो रहेगा, एक कंप्लीट सेशन रहेगा। सिर्फ एक सेशन शायद 1 घंटे में खत्म हो जाए। जितने भी मेन टॉपिक्स हैं हिंदी पेडागोजी का, बिल्कुल जो क्रक्स है उसको अच्छे से डील कर लेंगे, एक एक एग्जांपल एकदम डिस्कशन के थ्रू, बिल्कुल क्लियर, ताकि आप आगे भूले ना। और इससे आसान कुछ नहीं है। मतलब ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग क्षेत्र है आपका, सबसे ज्यादा स्कोरिंग एरिया है, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो चाहे आप हिंदी मीडियम से हो, बस आपकी समझ थोड़ी सी ठीक हो तो स्टार्ट करेंगे इस एक वीडियो में। ऐसे अपना जलपान लेकर के बैठिएगा, ऐसे है ना, पेयजल। सेशन थोड़ा सा बड़ा हो सकता है बट अमेजिंग होगा। डिस्कशन बहुत अच्छा करेंगे। इवन पेडागोजी के भी कुछ टॉपिक्स आपके इसके थ्रू क्लियर होंगे। तो आ जाइए। नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। और एक बार मैं देख लेती हूँ आप लोग क्या धूम मचा रहे हैं यहाँ कमेंट सेक्शन में, तभी आगे बढ़ा जाएगा। बहुत ही बढ़िया। तो बहुत टाइम के बाद इतना बड़ा सेशन हो रहा है। चलिए फिर, नेटवर्क इशू नहीं, यहां से कोई इशू नहीं है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्या क्या डिस्कस करेंगे ये देख लेते हैं। क्या क्या डिस्कस करेंगे, मास्टर क्लास कह सकते हैं आप इसको, एक होल रिवीजन क्लास, या अगर आपने आज से पहले नहीं भी किया तब भी आप एक ही वीडियो से, ये सार है बिल्कुल। आप 4 किताबें भी पढ़ेंगे उसका भी। अगर मैं बात करूं तो देखेंगे भाषा अर्जन एवं अधिगम में क्या अंतर है ना। ये इंग्लिश पेडागोजी का भी कॉमन टॉपिक है एक, भाषा अर्जन एवं अधिगम यानी कि एक्विजिशन एंड लर्निंग। भाषा के विविध रूप कौन से हैं। और अगर हम बात करें तो बीच बीच में कुछ कुछ क्वेश्चन तो करते ही चलेंगे। जीन पियाजे के बारे में बात करेंगे, वो भाषा के बारे में क्या सोचते हैं, वाइगॉस्की भाषा के बारे में क्या सोचते हैं, अंतर क्या है दोनों में। फिर नॉम चॉम्स्की जो कि 1 नंबर में बड़े फेवरेट हैं आपके, कौन सी 3 प्रकार दिए हैं लेव वाइगॉस्की ने भाषा के। नॉम चॉम्स्की के बारे में बात करेंगे, उनकी सार्वभौमिक जो व्याकरण है, एलएडी है ना। शिक्षण जो है आपका यानी टीचिंग एक बाइपोलर और ट्राइपोलर प्रोसेस, किसने कहा, क्या अंतर है, कैसे ये काम करेगा। शिक्षण के सूत्र यानी कि मैग्जिम्स ऑफ टीचिंग। इसी तरह की एक वीडियो इंग्लिश पे भी करेंगे जिसमें कंप्लीट हम समझ लेंगे इंग्लिश के जितने भी महत्वपूर्ण तत्व हैं, है ना, तत्व हैं। आज बिल्कुल हिंदी जो है, आज हिंदी की घुट्टी पी हुई है मैंने, मजाक कर रही हूँ। हिंदी शिक्षण सहायक सामग्री यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स 3 से 4 नंबर फ्री के हैं सीटेट में। 3 से 4 नंबर, इससे ज्यादा आसान नंबर कहीं दुनिया में मिल नहीं सकते। ठीक है बात। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें मूल्यांकन एवं उपचारात्मक शिक्षण कह सकते हैं, निदानात्मक शिक्षण पूरी अपने आप में एक प्रक्रिया है, इसको समझेंगे, है ना। फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद क्या करने वाले हैं, भाषा कौशल, बहुत इंपॉर्टेंट, लैंग्वेज स्किल्स। कोई भी दुनिया का, इवन केवीएस तक में आजकल लैंग्वेज स्किल्स से क्वेश्चंस आते हैं। तो लैंग्वेज स्किल्स जो है, भाषा कौशल। भाषा क्या है बेसिकली, बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में समझें तो संचार का या कम्युनिकेशन का एक माध्यम है ये कह सकते हैं। बट सिर्फ कम्युनिकेशन का एक माध्यम नहीं है, उससे बहुत कहीं ज्यादा है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो इन लैंग्वेज की 4 बेसिक स्किल्स, 4 बेसिक स्किल्स जो हैं आपकी, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इनको डिस्कस करेंगे। फिर लेखन के प्रकार, जो टाइप्स ऑफ राइटिंग है, श्रुत लेख हो गया, अनुलेख हो गया, है ना, और सुलेख हो गया जो हम बचपन में किया करते थे, उनको समझेंगे। 1 नंबर का यहां से भी आता है भाषाई विकार, अफेजिया, डिस्फेजिया और डिस्प्रेक्सिया, इसके अलावा डिस्ग्राफिया, इनको समझेंगे। फिर इनसे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन करेंगे। बहुभाषिकता यानी मल्टीलिंगुअलिज्म, है ना, मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है उसको भी समझेंगे। मल्टीलिंगुअलिज्म से भी केवीएस वगैरह में भी आते हैं खूब क्वेश्चंस। फिर इस सेशन को खत्म कर देंगे। तो ये बिल्कुल सार है, ऐसे गीता सार आप खरीदते होंगे, ये हिंदी पेडागोजी सार है। और अगर मैं बात करूं जो लोग बाकी का, भाई अगर हम हिंदी 30 नंबर की आती है यदि सीटेट में, तो अगर हम देखना चाहें कि 30 में से 30 कैसे स्कोर कर पाएंगे, तो सिंपल तरीका है, कुछ बहुत बड़ी तो बात नहीं है। 15 नंबर के 2 पैसेज आते हैं आपके, और 15 नंबर में पेडागोजी आती है जो हम इस क्लास से आज कंप्लीट कर लेंगे, ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लेंगे। आप 15 आउट ऑफ 15 तक भी ला सकते हैं, एटलीस्ट 12-13 तो ला ही सकते हैं 1 घंटे में। अगर मैं बात करूं बाकी के 15 नंबर की, तो एक पैसेज 7 नंबर का आएगा, एक 8 नंबर का आएगा, या 9 या 6 का आ सकता है। जिन्होंने लैंग्वेज 1 यानी हिंदी को भाषा 1 चुना है, उनके लिए एक पैसेज जो है वो कविता का रहेगा, दूसरा उनका जो गद्यांश होता है वो रहेगा। बहुत आसान होता है पैसेज, सिर्फ प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस कीजिए, कोई और दुनिया का पैसेज करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ प्रीवियस ईयर के 5-6 पैसेज उठा करके प्रैक्टिस कर लीजिए। जितना टाइम आपने पैसेज में बचा लिया, फ्री के नंबर हैं, तो वो 15 नंबर आपको कोई नहीं दिला सकता, आप खुद को दिला सकते हैं।
फिर भी मैं कभी डिस्कस कर लूंगी एक पैसेज पर वीडियो। ठीक है बात। यहाँ के 15 नंबर जो शिक्षण शास्त्र है हिंदी का, पेडागॉजी है, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। डिस्कशन पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम कुछ बेहतर टीचिंग में ऐसे ही कुछ कुछ सीखते रहें, टीचिंग में पैशन लाने की बात करते रहें, है ना। सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन तो प्रेस करना ही है जिन्होंने नहीं किया है, नोटिफिकेशन नहीं आएगा आगे के वीडियोस का नहीं तो, और ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करना होता है। आज भाषा अर्जन एवं अधिगम, भाषा अर्जन एवं अधिगम। शुरू करते हैं आज की कहानी, बिल्कुल तसल्ली से बैठ के समझेंगे। और जिनका समय व्यर्थ होता है ना पढ़ते समय, दिन भर जो पूरी जो एंटरटेनमेंट की वीडियोस देखते हैं सुबह शाम तक, जब पढ़ाई के नाम पे अगर 2 बातें एक्स्ट्रा हो जाएं तो इनका समय व्यर्थ हो जाता है। तो ऐसे लोग कृपा करके अवॉइड करें ये वीडियो, है ना। स्टार्ट करते हैं। सुबह से शाम तक ये सास बहू की कहानियां देख लेंगे, और अगर टीचर 2 बातें थोड़ी ठीक कर दे जिससे इंटरेस्ट बना रहे तो इनके हो जाती है समस्या। खैर कोई बात नहीं, ये तो हुई मजाक की बात। चलें स्टार्ट करें फिर। कोई बात नहीं गायत्री, नाम नहीं लूंगी मैं आज बीच में, क्योंकि टॉपिक है और इसमें अच्छी खासी एनर्जी लगती है टॉपिक डिस्कशन में, है ना। आ जाइए, अगर 1 मिनट में शुरू करते हैं फिर। भाषा अर्जन और अधिगम। अर्जन आप जानते हैं एक्विजिशन। चलिए स्टार्ट करते हैं, बीच में नहीं रुकेंगे। 5 मिनट हमने दे दिए हैं शुरुआत के इंट्रोडक्शन के लिए। आज मजा आने वाला है, ज्यादा खतरनाक मजा आएगा आज। बहुत बढ़िया, वी ऑल आर बेस्ट। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, अब नहीं रुकेंगे। भाषा अर्जन एवं अधिगम। अर्जन मतलब, अर्जन का मतलब ही क्या है भाई? 4 लकड़ियां पड़ी थी या 4 फल गिरे हुए पड़े थे कहीं जंगल में, आपने अर्जित किया और अपनी टोकरी में भर के ले आए। मतलब आपने उनको बनाया तो नहीं, आपने कुछ प्रैक्टिस एफर्ट तो नहीं मारा, जस्ट आपने उनको अर्जित किया, समेटा एक तरीके से और ले गए भर के। ठीक, यानी कि एक्विजिशन कहते हैं हिंदी में इसको, इंग्लिश में इसको। सेम टॉपिक है इंग्लिश में भी ये। लैंग्वेज एक्विजिशन एंड अधिगम का मतलब होता है लर्निंग। लर्निंग क्या है? जिसमें प्रैक्टिस लगे, जिसमें अभ्यास लगे, जिसमें प्रैक्टिस लगे, जिसमें एफर्ट लगे आपका। आप ये सीख रहे हैं, इसमें आप पूरा एफर्ट लगाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, बार बार रिवीजन करते हैं, तब जाकर के क्वेश्चन सही होते हैं। गलत होते हैं फिर से सही करते हैं, बिहेवियरल चेंज आता है। एक्विजिशन क्या है? ये एक नेचुरल प्रोसेस है। क्या है? एक नेचुरल प्रोसेस है, एकदम प्राकृतिक प्रक्रिया है, जिसमें हमें कोई बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, है ना। और लर्निंग क्या है? ये एफर्टफुल है, ये कॉन्शियस प्रोसेस है। अगर मैं कहूं तो चेतन प्रक्रिया है, हिंदी में अगर समझना चाहें तो चेतन प्रक्रिया है। ठीक है बात। नेचुरल है, ये सबकॉन्शियस भी कह सकते हैं इसको, या कई लोग अनकॉन्शियस भी कह देते हैं, यानी अवचेतन, जिसमें आप बहुत कॉन्शियसली रूल्स को रट नहीं रहे किताबें उठा करके। आपके आसपास जो माहौल में भाषा बोली जाती थी, आपने उसको ग्रहण कर लिया, आपने सुन सुन के भर लिया। आपके दिमाग में एक यंत्र है जिसने उसको प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। आपके घर में पंजाबी बोली जाती थी, आपने पंजाबी को ग्रहण कर लिया, यानी कि एक्वायर कर लिया, अर्जित कर लिया। आपके घर में गुजराती बोली जाती थी, आपने उसको एक्वायर कर लिया। हरियाणवी, भोजपुरी, जो भी बोली जाती थी आपने उसको एक्वायर कर लिया। ना आपको कोई व्याकरण की पुस्तक लगी, ना आपको कोई टीचर लगा, ना किसी ने कोई और आया, आपने अपने एनवायरमेंट से उठा लिया। कभी सही बोला, कभी गलत बोला, कभी तुतला के बोला, कभी नॉर्मल बोला, बट आपने उसको एक्वायर किया सबकॉन्शियसली। आपने कोई रूल्स नहीं रटे उसके लिए, नेचुरल था। लर्निंग में क्या हुआ? आपने जब इंग्लिश सीखी या प्रॉपर हिंदी जब आप सीखने गए, अगर आपकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी तो जब आप हिंदी सीखने गए होंगे तो आपको चेतन रूप से प्रयास करना पड़ा होगा, चेतन रूप से, है ना। छोटा चेतन नहीं, नॉर्मल चेतना वाला चेतन, कॉन्शियसनेस, जिसमें आपके एफर्ट, प्रैक्टिस सब लगेंगे, कॉन्शियस माइंड। ठीक है बात। तो चेतन रूप से आपने इसको सीखा, ये अवचेतन, सबकॉन्शियस, नेचुरल, प्राकृतिक रूप से। एक और चीज यहां ध्यान में रखनी है, देखो लैंग्वेज एक्विजिशन तो हम कर सकते हैं, नेचुरल है, लेकिन लैंग्वेज इनहेरिटेड नहीं होती। ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि आप पैदा हुए और आपके पिताजी छोड़ गए थे और आपने उठा करके रख लिया। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये इनहेरिटेड नहीं है। आप एक्वायर करते हैं आकर के, बट इनहेरिटेड नहीं होती, है ना, कि प्रॉपर्टी कागज थे उठा के रख लिए, बात खत्म। ये आपका माइंड जो है अवशोषित करेगा, लेकिन आप लैंग्वेज लेकर के पैदा थोड़ी ना हो रहे हैं। ठीक है बात। तो ये एक बेसिक सी बात हुई। बहुत बढ़िया अमित, बेसिक सी बात हुई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। यहां एक चीज है, जो आपका अर्जन है, इसमें बुक की जरूरत नहीं है। आप नेचुरली अपने एनवायरमेंट का, यहां सबसे बड़ा रोल किसका है अर्जन में? भाषा अर्जन में जो सबसे बड़ा रोल है वो आपके एनवायरमेंट यानी पर्यावरण का है। पर्यावरण, सबसे बड़ा रोल पर्यावरण। ठीक। और पूछा भी जाता है एक क्वेश्चन कि अधिगम और अर्जन में सबसे बड़ा अंतर क्या है, तो पर्यावरण का है। अधिगम में
आपकी प्रैक्टिस, एफर्ट, सारी चीजें लगेंगी। यहां रूल भी काम आएंगे, यहां आपका एनवायरमेंट तो है ही, इसके अलावा बुक्स भी हैं और सारी कॉन्शियस प्रोसेसेस लग जाएंगे आपको बाकी चीजें सीखने में। देखो ये जो अर्जन है हम बहुत आसानी से कर लेते हैं एडोलेसेंस से पहले पहले, या फिर कहें तो 6 साल तक की उम्र में, जो 2 से 6 वर्ष का टाइम पीरियड है, सबसे तेजी से हम भाषा ग्रहण करते हैं। बहुत तेजी से आप देखेंगे 2 साल का बच्चा कुछ कुछ वर्ड बोलता था, एक आध सिंगल वर्ड बोलता था, 2 वर्ड को ज्वाइन करके बोलने लगा था। लेकिन जैसे ही वो 2 से 5 वर्ष के बीच में आता है, 6 वर्ष तक आता है, वो बोलते बोलते रुकता नहीं है ना। वो मेरी जैसी स्थिति में होता है जिस स्पीड में मैं बोल रही हूँ, खैर मजाक की बात है वो। तो उस स्थिति में क्या है, मतलब उसका जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसको नॉम चॉम्स्की कहते हैं, या कह सकते हैं भाषा विकास की सबसे तीव्र गति है, मतलब सबसे इन्फ्लुएंशियल टाइम है, सेंसिटिव पीरियड है 2 से 6 वर्ष। सबसे तेजी से बहुत सारे शब्द, लगभग 30-40 वर्ड से भी ऊपर एक दिन में सीख लेगा, है ना। तो 2 से 6 वर्ष जो है सबसे तेजी से भाषा का विकास होगा, सबसे तेजी से, सबसे तेज होगा भाषा विकास। अर्ली चाइल्डहुड यानी पूर्व बाल्यावस्था भी कह देते हैं इसको, ठीक है बात। आशीष द्विवेदी कह रहे हैं हिंदी की क्लास इंग्लिश में ना लिखिए। देखो मेरे को आप सभी जानते हैं, मतलब मेरे को क्या होता है, मुझे आप सभी जानते हैं, ठीक। तो मुझे सभी जानते हैं आप लोग, और मेरा एक स्टाइल भी है, और दूसरा बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के भी लोग हैं, उनको भी समझ में आ जाता है, और बोल तो मैं हिंदी में भी रही हूँ। तो बातों पे मत जाओ, इन सब चीजों पे मत जाओ, मेन उद्देश्य आपको समझ में आना है ना। यहाँ आप कोई वो थोड़ा ना कि आप बहुत ही छोटी स्थिति में है कि मतलब बहुत छोटे हैं, अब आपको जो है कॉन्सेप्ट खराब हो जाएंगे आपके, है ना। बाइलिंगुअल चल सकता है। तो सबसे तेज कब सीखेंगे आप भाषा? 2 से 6 वर्ष में, ठीक हो गई बात। ये नेचुरल है, वो एफर्ट के साथ आएगा, कॉन्शियस प्रोसेस है, ये सब कॉन्शियस है। यहां एनवायरमेंट मेन रोल प्ले करेगा, वहां बाकी फैक्टर्स भी आपके मेन रोल प्ले करेंगे, ठीक है बात। क्लियर बात, आगे बढ़े नेक्स्ट पॉइंट पर, आपकी इच्छा हो तो। यहां तक की बात क्लियर हो गई? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो अर्जन में क्या होगा, जनरली सामान्य तौर पर आप अपनी मदर टंग को, जो मातृभाषा जिसको हम कह रहे हैं, मदर टंग को हम क्या कर रहे हैं, एक्वायर करते हैं, अर्जित करते हैं। भाई हमारे एनवायरनमेंट में बोली जाती थी ऐसे मदर टंग, वो ऐसे बहुत ही एक बेकार सा पीछे है, जो हमारे एक टीचर थे बहुत पुराने, वो मारते थे कि मदर टंग का मतलब ये नहीं है कि ऐसे माँ की जीभ तो आप लिख दें कि लाल, है ना, रेड नहीं लिखना है। मदर टंग जो भी आपके घर में आसपास माहौल में भाषा बोली जाती हो, तमिल, तेलुगु, हिंदी, जो भी हो सकती है। तो मदर टंग को जनरली अर्जित किया जाता है, एक्वायर्ड होती है। किसी किताब, किसी चीज की जरूरत नहीं होती आपको। हालांकि इसका जो व्याकरण है, प्रॉपर स्टैंडर्ड मानक रूप जो है, वो बाद में आप किताबों से भी सीख सकते हैं, बट लैंग्वेज को एक्वायर करने में, ठीक ठाक से बोलने में, यूज करने में आपको कोई समस्या नहीं होती, आप अपने एनवायरमेंट से उठा लेते हैं, ठीक है। अधिगम में क्या है, जो बाकी आपकी कोई भी सेकेंड लैंग्वेज, कोई भी सेकेंड लैंग्वेज जो दूसरी भाषा है, या कई बार हम टारगेट लैंग्वेज भी कह देते हैं। टारगेट मतलब लक्ष्य भाषा। भाई मान लीजिए आपको इंग्लिश सीखनी है, तो वो क्या बन गई, टारगेट लैंग्वेज बन गई, लक्ष्य भाषा कह सकते हो आप उसको, या दूसरी भाषा कोई भी हो सकती है ना। भाषा हम कई भी अर्जित कर सकते हैं। अगर 2 भाषाएं बोली जाती होंगी एनवायरमेंट में, तो आप दोनों भाषाओं को एक्वायर कर लेंगे। बट बात वही है कि जनरली ऐसा होता है कि एक ही मातृभाषा को हम एक्वायर करते हैं। क्यों? क्योंकि पर्यावरण में वही बोली जाती है। अगर 2 बोली जाती तो आप 2 एक्वायर कर लेते, आपके अंदर क्षमता थी, ठीक है बात। आगे बढ़ते हैं इसी बात पर। नेक्स्ट है भाषा के विविध रूप। भाषा के विविध रूप यानी कि डाइवर्सिफाइड क्या है, एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, रूप हो सकते हैं, प्रकार हो सकते हैं, ठीक। तो यहां हम 2 की बात कर रहे हैं जनरली, मातृभाषा और राष्ट्रभाषा। इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है। आर्टिकल 343 में जो अनुच्छेद है आपका 343, उसमें बात हुई है लैंग्वेज की। और अगर हम बात करें तो मातृभाषा और राष्ट्रीय भाषा, हिंदी क्या है, मातृभाषा है, राष्ट्रीय भाषा है, राजभाषा है, क्या है हिंदी? बताइए एक बार, क्या हिंदी राष्ट्रभाषा है भारत में? बताएं एक बार, बताइए एक बार। मजा तो आएगा यदि जब डिस्कशन हम अच्छे से करते हैं, तो मजा तो बनता है, मजे की पैसे हैं, नहीं तो सब एक ही जैसे हैं फिर। बताइए एक बार, आंसर कीजिए। जी कई लोग कह रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं नहीं। देखो हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, राजभाषा है। 1961 या 63 में, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। आई थिंक 63 में कोई वो आया था, एक एक्ट आया था जिसमें इसको राजभाषा बनाया गया था, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज, और इंग्लिश को एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया था, सह राजभाषा कह सकते हो। हिंदी क्या है हमारी, राजभाषा है। हिंदी क्या है,
राजभाषा है, राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिल पाया, क्योंकि 15 साल बाद इंग्लिश को हटाना था, बट वो हटी नहीं और हम उस तरीके से यूज में ला नहीं पाए हिंदी को, और आज तक फिर हम हिंदी दिवस मना रहे हैं बस। तो राष्ट्रभाषा कोई नहीं है हमारे पास, ये कह सकते हैं टेक्निकली हमारे पास राष्ट्रभाषा नहीं है। मातृभाषा कोई भी वो भाषा जो आपके घर में बोली जाती हो, आपके एनवायरमेंट में बोली जाती हो इनिशियली, ठीक है। और लक्ष्य भाषा या लक्षित भाषा जो आप कहना चाहें, वो कोई भी लैंग्वेज हो सकती है जिसको आप सिखाना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, टारगेट लैंग्वेज। भाई इंग्लिश मीडियम स्कूल है और वहां इंग्लिश सिखाना क्या है, टारगेट है, तो टारगेट लैंग्वेज क्या बन गई, इंग्लिश बन गई। अगर आप जर्मन सीख रहे हैं तो टारगेट लैंग्वेज क्या बन गई, जर्मन बन गई। संस्कृत सीख रहे हैं तो संस्कृत बन गई टारगेट लैंग्वेज, यानी लक्ष्य भाषा जिसको सिखाने का लक्ष्य है आपका। इसको आप ज्यादा यूज करते हैं तभी ऑब्वियसली बच्चा सीख पाएगा, ठीक है बात। हमेशा ध्यान रखना है जो मातृभाषा है उसका बहुत बड़ा रोल है। बच्चे का जो विकास है वो बहुत बेहतर हो पाता है यदि आप उसको मातृभाषा में इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, यानी आप मातृभाषा में उसको पढ़ा पा रहे हैं एटलीस्ट प्राइमरी लेवल पर, यानी कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे को हम मातृभाषा में अनुदेशन देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक। तो प्राइमरी लेवल पर, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा एनसीएफ भी कहेगा, ठीक है बात। तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा ज्यादा बेहतर है, क्यों? क्योंकि बच्चा कंफर्टेबल होगा, वो एकदम नेचुरली स्वाभाविक रूप से यूज करेगा और सीख पाएगा। भाषा क्या है, एक माध्यम ही तो है। आप बच्चे की अभिव्यक्ति जो है, उसका जो एक्सप्रेशन है, हम उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो आप बच्चे को उसकी मातृभाषा में, हो सकता है 4 भाषाएं बोलने वाले बच्चे हों क्लास में, उसको मौका देते हैं, उसको रोकते नहीं है या उसको हीन भावना नहीं फील कराते हैं जब वो अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल करे, स्पेशली प्राथमिक स्तर पर, ठीक है बात। तो मातृभाषा का प्रयोग बेहतर है, कोई बुराई नहीं है, स्वाभाविक है। अगर मैं कहूं तो क्या है, स्वाभाविक है, ठीक है बात। यहां तक की बात क्लियर? लाइक शेयर करते रहिएगा, श्रद्धा है आपकी। बाकी जिस दिन मैं डिस्कशन में होती हूं तो मैं डूब जाती हूँ, याद नहीं रहती ये सब चीजें। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। एक क्वेश्चन है आपके सामने, बच्चे अपनी मातृभाषा यानी अपनी मदर टंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी उनके घर में बोली जाती होगी, हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। लैंग्वेज की क्लासरूम कौन सी है, हिंदी। अब आपको और मुझे हिंदी आती है, इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि बच्चे की भी भाषा जो है वो हिंदी ही है। मातृभाषा है, यहां कुछ भी लिखा नहीं है कि उसकी मातृभाषा हिंदी है या कुछ और है। तो हो सकता है उसकी मातृभाषा तमिल हो यहां। तो मातृभाषा का प्रयोग कहां कर रहा है बच्चा, हिंदी की कक्षा में, यानी हिंदी का पीरियड चल रहा हो और बच्चा अपनी मातृभाषा में जवाब दे या खुद को अभिव्यक्त करे, एक्सप्रेस करे। यह बात क्या है, कैसी है ये बात? स्वाभाविक है, निंदनीय है, निंदा करेंगे आप, विचारणीय है या अनुचित है? जवाब दीजिए एक बार, जनता जवाब नहीं चाहती है। आई वॉन्ट योर आंसर। बहुत बढ़िया, फर्स्ट का ए, सिंपल बात है बिल्कुल। देखो ये क्वेश्चन करने के बाद आप कितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करा सकते हैं, मैं अलग से भी सीरीज चला दूंगी, लेकिन बीच बीच में 1-2 क्वेश्चन को डिस्कस करना जरूरी है। स्वाभाविक है यानी कि नेचुरल है भाई, नेचुरल है, उसको वही आती है तो वो अभी धीरे धीरे सीख लेगा ना एनवायरमेंट से। अगर हिंदी की बात करें तो नेचुरल है, स्वाभाविक है, क्योंकि उसने वही स्वाभाविक रूप से, नेचुरल रूप से अपने एनवायरमेंट से अर्जित किया था उसने, जो भी उसकी मातृभाषा थी उसको, ठीक है बात। हिंदी तो धीरे धीरे सीखेगा ना, अधिगम होगा हिंदी का, तो अर्जन किसका हुआ, मातृभाषा का। जीन प्याजे की बात कर लेते हैं। जीन प्याजे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, एमिनेंट, अहम व्यक्ति हैं बाल विकास के अंदर, और हमने इनकी थियोरी जीन प्याजे, वाइगॉस्की और कोहलबर्ग को एक कंप्लीट सेशन में अभी कुछ ही टाइम पहले डिस्कस किया। वो सेशन ना देखा हो देख लीजिएगा। जीन प्याजे की बात कर लेते हैं। जीन प्याजे हैं क्या? जीन प्याजे एक स्विस साइकोलॉजिस्ट, फिलोसोफर, और भी क्या क्या है पता नहीं, जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट कह सकते हैं इनको। इन्होंने भाषा की जो बेसिकली बात की है, इन्होंने लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो लैंग्वेज को बहुत ज्यादा महत्व ना देकर के, बल्कि ये कहा है कि जो संज्ञानात्मक विकास है उससे जुड़ी हुई है भाषा। बेहतर संज्ञानात्मक विकास ऑब्वियसली बेहतर लैंग्वेज भी प्रोड्यूस कर पाएगा जिसका संज्ञानात्मक स्तर है वो। क्यों? संज्ञान क्या है? आपकी समझने, सोचने, तर्क करने, समस्या समाधान करने की क्षमता, कल्पना करने की क्षमता, ये सब संज्ञान में आती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आती हैं। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट से ही जुड़ा हुआ है भाषा का संप्रत्यय, यानी कि लैंग्वेज का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की भी अगर हम बात करें तो एक है हमारा लेफ्ट हेमिस्फेयर और दूसरा है राइट हेमिस्फेयर। तो भाषा किधर है बताइए एक बार, लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर? बहुत बढ़िया सौरभ भी, हाँ जवाब दीजिए। विचार पहले आता है ऐसा कहते हैं जीन प्याजे, बिल्कुल सही बात है। थॉट प्रोसीड्स लैंग्वेज,
एंड थॉट नॉट ओनली प्रोसीड्स लैंग्वेज बट ऑल्सो डिटरमाइंस इट, मतलब सुनिश्चित भी करता है विचार भाषा को, भाषा से पहले भी आएगा। ये बात कौन कहते हैं? जीन प्याजे ही कहते हैं। जो लैंग्वेज है आपकी वो लेफ्ट साइड में आएगी, ठीक है बात, बहुत बढ़िया शालू। तो लैंग्वेज किधर आएगी? लेफ्ट साइड में आएगी, लेफ्ट हेमिस्फेयर में आपके ब्रेन के लैंग्वेज पाई जाएगी, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट से ही जुड़ी हुई है भाषा भी आपकी, ये कह सकते हैं। जैसे सामाजिक विकास, सांवेगिक विकास सामाजिक विकास से जुड़ा हुआ है, मॉरल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, ये इमोशनल डेवलपमेंट आपस में जुड़े हुए हैं, उसी तरीके से संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट से भाषा जुड़ी हुई है, ठीक है बात। स्पीड अगर बहुत तेज हो तो कॉमेंट्स में बता देना, मेरी स्पीड जनरली तेज होती है, ठीक है बात। आगे बढ़ते हैं। अहम केंद्रित वाक्य, ईगो सेंट्रिक स्पीच। ईगो सेंट्रिक स्पीच बड़ा फेमस हो चुका है आज की डेट में। अहम केंद्रित वाक्य हर बार पूछा जाता है। इंग्लिश में क्या कहेंगे? ईगो सेंट्रिक स्पीच, यानी बच्चा क्या है? स्व केंद्रित है, सेल्फ सेंटर्ड है, दूसरे का पर्सपेक्टिव नहीं समझता, खुद से बोल बोल करके बातें करेगा, ये कह सकते हैं। स्व केंद्रित कहेंगे, है ना। सेल्फ सेंटर्ड है, भाई बच्चा है ये खुद को सेंटर मानता है और खुद बोल बोल के बात करेगा, है ना। तो ये अहम केंद्रित वाक्य हो गया। कब आएगा ये? 2 से 6 वर्ष में। 2 से 6 वर्ष की जो अवस्था है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अहम केंद्रित वाक्य करेगा बच्चा। इस सेम अहम केंद्रित वाक्य को वाइगॉस्की ने प्राइवेट स्पीच यानी निज वाक्य कहा है। प्याजे ने कहा अहम केंद्रित वाक्य बहुत ज्यादा लाभ का नहीं है, दिस इज ऑफ नो यूज, बट वाइगॉस्की कहते हैं अहम केंद्रित वाक्य ना कहकर इसका नाम क्या यूज करते हैं वो? प्राइवेट स्पीच, निज वाक्य या निजी वाक्य। ये बहुत काम का है और इससे बच्चा खुद को निर्देश दे पाता है। अब ये है क्या? मान लीजिए मैं खुद से बात करूं, यार हिमांशी बेवकूफ है क्या, ऐसे नहीं ऐसे कराना था। मैं खुद से बात कर रही हूं, बोल करके बाहर आवाज आ रही है, मतलब इसको आप प्याजे क्या कहेंगे? इसको ईगो सेंट्रिक स्पीच है। वाइगॉस्की क्या कहेंगे? निजी वाक्य है। जब बच्चा, आपने देखा कोई रेलगाड़ी बना रहा है, वो ट्रेन आती थी ना पहले, पटरी आती थी कि नहीं ये वाला ये नहीं, यहां ये जोड़ना था, ये करना था, ये मैंने गलत कर दिया, है ना। कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हुए वो देखेगा यार यहां क्या आना था, मैम ने तो ये बताया था, बोल बोल के खुद से बातें कर रहा है वो। दैट मीन्स वो अहम केंद्रित वाक्य या फिर निजी वाक्य वाइगॉस्की के अनुसार, ठीक है बात। मेरे साथ बोलते रहिएगा ताकि आपको याद रहें चीजें, है ना। अगर मैं बात करूं यहां तो अहम केंद्रित वाक्य की बात हो गई, इसको प्राइवेट स्पीच कहा है किसने? वाइगॉस्की ने। प्याजे ने इसको बहुत इंपॉर्टेंस नहीं दी, वाइगॉस्की ने इसको इंपॉर्टेंस दी है। निजी वाक्य है कि उनकी आगे जो बात होगी तब अच्छे से समझेंगे। एक और चीज प्याजे ने कही है, देखो उन्होंने कहा संज्ञानात्मक स्तर अगर अच्छा होगा तो भाषा विकास भी अच्छा होगा, ये कह सकते हैं। तो संज्ञानात्मक स्तर पर निर्भर है भाषा का विकास, ये कह सकते हैं। एक और चीज है, जो जन्म से 2 वर्ष वाली अवस्था है इनकी, सेंसरी मोटर गत्यात्मक या इंद्रिय गामक अवस्था, वहां पर एक किस प्रकार की लैंग्वेज है? सिंबॉलिक, सिंबल्स का यूज करेगा बच्चा। ए फॉर एप्पल के लिए एप्पल का, प्रतीकात्मक विचार होते हैं उसके अंदर, और विचारों से भाषा आगे जन्म लेगी, विचार से भाषा आएगी, भाषा से विचार नहीं आएगा, ये कहते हैं कौन? प्याजे। मतलब अगर बच्चे ने पेन देखा और उसको बोलना नहीं आया है लेकिन विचार उसके दिमाग में तब भी होगा, इसको देख करके भी कुछ तो चल रहा होगा, अब उस विचार के बाद भाषा सीखेगा वो, ये मान लो कि ऐसा प्याजे मानेंगे। यहां तक की बात होपफुली क्लियर हो गई होगी। अगर क्लियर हो गई हो तो बता दीजिए। देखो बाल रुकते नहीं है, 4 बाल तो नहीं कहूंगी, अब तो बड़े हो गए, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, स्पीड ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चाय पानी पीते रहिएगा, कई लोग बेहोश ना हो जाएं ज्यादा पढ़ने की वजह से, आदत तो रही नहीं होगी अब। आज हिंदी पेडागोजी को पढ़ के और कवर करके बंद करके रख दीजिएगा, बस डेली के 20 25 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, बहुत हो जाएगा, ठीक है बात। हाँ बहुत बढ़िया। देखिए एक बार, देखिए लेव वाइगॉस्की की अगर हम बात करें, ओहो, लेव वाइगॉस्की एक अलग व्यक्ति हैं, ये रशिया के थे, प्याजे कहां के थे? स्विट्जरलैंड, है ना। तो लेव वाइगॉस्की की अगर हम बात करें तो वाइगॉस्की कहते हैं बेसिकली कि भाषा क्या है? संज्ञानात्मक विकास, जो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसके लिए एक टूल है, उसके लिए एक टूल है यानी यंत्र है। भाषा क्या है? यंत्र है। लैंग्वेज एक टूल है आपके संज्ञानात्मक विकास के लिए, ठीक है बात। मतलब भाषा का इस्तेमाल करके बच्चा अपनी समझ का इस्तेमाल करेगा, ये कह सकते हैं। इन्होंने 3 चीजों को इंपॉर्टेंट बताया था, सोसाइटी यानी समाज, संस्कृति और भाषा यानी लैंग्वेज। किसके लिए? SCL से याद रख सकते हो, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज। इसको इंपॉर्टेंस दी किसने? वाइगॉस्की ने, ठीक है बात। देखिए एक बार नेक्स्ट,
देखो एक बार, बालक भाषा अपने से, परिवेश से अंतःक्रिया करते हुए सीखता है। इन्होंने कहा है कि जो भाषा है, लैंग्वेज है, उसको बच्चा अपने परिवेश से अंतःक्रिया यानी अन्योन्य क्रिया यानी कि इंटरैक्ट करके आप भाषा सीखते हैं अपने आसपास से। भाई जब आप पैदा होते हैं तो भाषा तो नहीं बोल रहे होते ना, रो रहे होते हैं, ठीक। तो अंतःक्रिया यानी इंटरैक्शन करके। इनके अनुसार निजी भाषा बालक के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है। अब वही निजी भाषा जिसकी बात हम अभी प्याजे के केस में कर रहे थे कि बच्चा बोल बोल के बात करता है, अहम केंद्रित वाक जिसको कहा है किसने, प्याजे ने। लेकिन वाइगॉस्की क्या कह रहे हैं, निजी भाषा कह रहे हैं इसको, निजी भाषा कह रहे हैं, प्राइवेट स्पीच कह रहे हैं इंग्लिश में कहूं तो। और ये क्या है, सहायक है, हेल्पफुल है भाषा के विकास में, यानी कि बच्चा खुद को निर्देशन देगा किसके माध्यम से, प्राइवेट स्पीच के माध्यम से। भाई जब बच्चा कह रहा है कि यहां जो है, मान लीजिए यहां 2 लिखा है, यहां 4, कि अच्छा ये क्या होगा, ये तो मल्टीपल हो सकता है, ये हो सकता है, वो खुद से बोल करके फिर 4 को यहां लाने की कोशिश कर रहा है। मतलब कि वो खुद को निर्देश देता है, डायरेक्शन देता है, अपने खिलौनों को जोड़ने में लगा हुआ है, खुद को ही डायरेक्शन देगा, नहीं इसको ऐसे नहीं ऐसे घुमाऊं। मतलब वो बोल बोल करके खुद को ही एक डायरेक्शन देने का प्रयास कर रहा है। ठीक है बात, तो ये एक बेसिक सी बात हो गई। इसी को अहम केंद्रित वाक्य किसने कह दिया, जीन प्याजे ने। हाँ, बहुत ही बढ़िया अंकिता, कितनी जागरूकता फैला रही हैं। ठीक है मिनी मोनिका, यहां आ जाओ एक बार। ये एक बेसिक बात हुई है। 3 प्रकार की स्पीच की बात की है वाइगॉस्की ने। वो 3 प्रकार की स्पीच यानी कि भाषा कौन सी है, एक है सामाजिक वाक, सामाजिक वाक यानी कि सोशल स्पीच, जो 2 साल के आसपास बच्चा बोल बोल करके समाज में इस्तेमाल करने लगता है। ठीक है बात। दूसरा है आपका निज वाक, प्राइवेट स्पीच, निज वाक, जो 3 साल के आसपास आते आते वो बोलने लगेगा, 3 साल। ठीक है बात। और लैंग्वेज मतलब राइटिंग में मैं एकदम गांधी जी हूं, तो बहुत ज्यादा बुरा ना मारे मेरी राइटिंग का। दूसरा क्या है, तीसरा प्रकार क्या हुआ, साइलेंट इनर स्पीच। अब साइलेंट इनर स्पीच को जो भी कहते हो हिंदी में, मतलब अब वो मन में बोलने लगेगा, एक टाइम के बाद उसको बाहर बोलने की जरूरत ही नहीं है। साइलेंट इनर स्पीच, ये 6 वर्ष के आसपास, 4 से 6 भी कह देते हैं कई लोग, 6 वर्ष के आसपास, 6 years ऑफ एज। ठीक है, ये जो मैं भूत बनी हुई हूं इसको ठीक कर लेती हूं। इतने आप क्या करो, एक बार इसको रिवाइज कर लो कि 3 प्रकार कौन से हैं। सामाजिक वाक यानी सोशल स्पीच, यानी कि बच्चा जो है तो सामाजिक वाक है जब बच्चा 2 साल में अपने मम्मी पापा से दूध मांगने लगे, पानी मांगने लगे, यानी बातें करने लगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एक चीज होगी, निज वाक प्रकट हो जाएगा, यानी कि अब वो खुद से बोल बोल के बातें करने लगता है। काफी बातें की होंगी आपने बचपन में खुद से, आज भी करते होगे, मैं तो करती ही हूं। साइलेंट इनर स्पीच की बात करें, और इस प्राइवेट स्पीच का बहुत ही अच्छा एग्जांपल है वो जो एक सॉन्ग है, वो विलेन का जो कोई तो सॉन्ग है, पता नहीं क्या नाम है उसका, एक रात करके। हाँ, तो वो पूरा उसमें सेल्फ टॉक में बनाया हुआ है। सेल्फ टॉक मतलब खुद से बात करना। ठीक है, साइलेंट इनर स्पीच है जब बाहर आवाज ना जाए। अभी आप दुनिया में क्या क्या किस किस को बोल रहे हैं, सामने रिश्तेदारों को हैं, सामने से आप कह रहे हैं अच्छा ठीक है अंकल धन्यवाद, है ना, और अंदर आपके कुछ और चल रहा है, वही साइलेंट इनर स्पीच है। अब आवाज जो है वो अंदर चली गई, आपको बाहर बताने की जरूरत नहीं है, पता नहीं लगेगा किसी को, आप मन में बोल रहे हैं। ठीक है, तो वो साइलेंट इनर स्पीच है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट, एक क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ने से पहले। ये 3 चीजें शुरुआत वाली भारी हैं, कौन सी, प्याजे, वाइगॉस्की और आपके चॉम्स्की। उसके बाद आसान चीजें, मजा आएगा, है ना। जिगसॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है नीला टुकड़ा कहां है। यानी कि जिगसॉ पजल नहीं होता वो जिसमें भरना होता है अलग अलग, तो 5 वर्ष की नजमा है, देखो एज भी दी हुई है आपको, 5 वर्ष की नजमा है और 3 से 5 वर्ष का ही वो अवधि है, जो स्वयं से कहती है नीला टुकड़ा कहां है, यानी कि जो ब्लू पीस है वो कहां है। और फिर खुद से बोलती हैं कोई और उठाया नहीं, ये वाला नहीं, वो नीले वाला, गाढ़े रंग वाला। ठीक है, जिससे यह जूता, मान लीजिए एक पजल है जिसमें एक क्या कहें, जूता यानी कि शू की शेप बनानी है। प्याजे इसको, सॉरी वाइगॉस्की इसको क्या कहेंगे ये बताइए आप। व्यक्तिगत वार्ता, जोर से बोलना, पाठ, या फिर आत्म केंद्रित वार्ता। जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया, आंसर क्या होगा इसका, ए। अगर प्याजे लिख दिया होता यहीं तो इसका आंसर हो जाता डी,
लेकिन ये वाइगॉस्की पूछा है व्यक्तिगत वार्ता या फिर निज वाक या फिर प्राइवेट स्पीच, अहम केंद्रित वाक, ईगो सेंट्रिक स्पीच प्याजे ने कहा है, ना कि वाइगॉस्की ने। और हमसे पूछा था वाइगॉस्की क्या कहेंगे। ये जो पार्ड यानी कि स्कैफ फोल्डिंग है और जोर से बोलना, ये डिफरेंट चीजें हो गई। आगे बढ़ जाते हैं, नॉम चॉम्स्की पर आ जाते हैं। नॉम चॉम्स्की बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं, अभी भी जिंदा हैं बट काफी बूढ़े हो चुके हैं। ठीक है बात, एक अमेरिकन लिंग्विस्ट हैं। अगर हम बात करें नॉम चॉम्स्की की, तो बताओ एक बार नॉम चॉम्स्की से क्या क्या याद आता है। पहले तो पढ़ा ही होगा, ऐसा तो नहीं है, सीटेट के तो डेट भी जा चुकी है। अब तो आपको मुझे पढ़ाना चाहिए कायदे में और मुझे बैठना चाहिए आराम से। बहुत ही बढ़िया। आंसर क्या होगा, मतलब नॉम चॉम्स्की क्या? देखो, नॉम चॉम्स्की वो व्यक्ति हैं जिनके बारे में बड़े बड़े अक्षरों में, स्वर्ण अक्षर में पेपर में हर बार पूछा जाता है कि भाषा अर्जन करने की क्षमता व्यक्ति में या बालक में या मनुष्य में जन्मजात होती है। तो ऊपर से आंसर आपको फेंक के मारना है, नॉम चॉम्स्की। ठीक है बात। तो प्रत्येक बालक भाषा सीखने की जन्मजात शक्ति या फिर क्षमता के साथ पैदा होता है, यानी वी ह्यूमंस हैव एन इनेट कैपेबिलिटी टू लर्न लैंग्वेज या टू एक्वायर लैंग्वेज। लर्न भी नहीं कहेंगे, एक्वायर कहेंगे। ठीक, तो जन्मजात शक्ति के साथ हम पैदा होते हैं भाषा को एक्वायर करने की, अर्जित करने की। लेकर के भाषा पैदा नहीं हुए हम, लेकिन हमारे अंदर वो क्षमता है। उस क्षमता को कह सकते हैं हम, ये एक्वायर करने में कौन सी चीज मदद करेगी? एक यंत्र है हमारे, वॉइस बॉक्स में कह देते हैं कई लोग। वैसे ये कहीं मिला नहीं है, हाइपोथेटिकली है, परिकल्पनात्मक ही है, अदरवाइज आपकी सर्जरी की जाए तो निकाला नहीं जा सकता इसको, है ना। तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी भाषा अधिग्रहण यंत्र कह देंगे इसको। एल फॉर लैंग्वेज यानी भाषा, एक्विजिशन यानी अधिग्रहण या अर्जन, डिवाइस यानी कि यंत्र। ठीक, भाषा अर्जन यंत्र कहेंगे, भाषा अर्जन यंत्र। जिन लोगों को नींद आ रही हो वो अपने आप को जोक सुनाए, खुद जोक बन जाए। डिवीजन क्या, डिवाइस, यंत्र। मुझे लग रहा है मुझे ही आ गई है। ठीक, तो भाषा अर्जन यंत्र या भाषा अधिगम यंत्र जो है, अर्जन ही कहेंगे, ये मदद करता है हमें ह्यूमंस को भाषा को एक्वायर करने में, अपने एनवायरमेंट से अवशोषित करने में और ग्रामर रूल्स को जनरेट करने में। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है, उसमें कंफ्यूजन हो जाती है कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस क्या करता है। तो जनरेट ग्रामर रूल्स, जो व्याकरण के नियम हैं या लैंग्वेज में जो भाषा को एक्वायर करना है, उसमें ये मदद करेगा। कौन? LAD। ठीक है बात। व्याकरणिक नियमों से लेकर भाषा को सीखने तक ये लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस मदद करेगा। कब से कब तक बहुत ज्यादा प्रभावशाली रहेगा? जो आपका अर्ली चाइल्डहुड है, यानी कि लगभग 5 वर्ष तक, 6 वर्ष तक ये बहुत ज्यादा प्रभावशाली यानी इफेक्टिव रहेगा। उसके बाद आपको प्रॉब्लम होती है लैंग्वेज को एक्वायर करने में। भाई अगर कोई एडोलेसेंस या अब आज आप इस उम्र में नई भाषा सीखने जाते हैं तो आपको ज्यादा डिफिकल्टी होगी, ज्यादा टाइम लगेगा कंपेयर टू कोई एक बच्चा जो 5 साल का है, 4 साल का है, वो कोई लैंग्वेज सीखे बात करके, वो नेचुरली करेगा क्योंकि उसका जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है वो आपसे ज्यादा मजबूत है, उसका जो भाषा एक्वायर करने की क्षमता है वो ज्यादा है आपसे, ये कह सकते हैं। तो एक उम्र के बाद भाषा को एक्वायर करने में डिफिकल्टी होती है, बट अगर आप मोटिवेटेड हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन वो लर्निंग कहलाएगी, एक्विजिशन नहीं। क्योंकि एक्वायर करना नेचुरली आप एक्वायर कर रहे हैं। अब तो आप पूरे ग्रामेटिकल रूल्स आपने रेनिन मार्टिन से लेकर और पता नहीं क्या क्या पढ़ डाली होगी। ठीक है बात। विश्व की सभी भाषाएं एक ही मूल व्याकरण यानी यूनिवर्सल ग्रामर से संबद्ध हैं, जिसे समझने में LAD हमारी सहायता करता है। मतलब यूनिवर्सल ग्रामर यानी कि कुछ रूल्स ग्रामर के हमारे ब्रेन में हार्ड वायर्ड होते हैं और वो कहीं ना कहीं हर एक लैंग्वेज में कॉमन होते हैं, ये कह सकते हैं। तो ये जो यूनिवर्सल ग्रामर है, इसको समझने में, जो किसी भी लैंग्वेज की ग्रामर है जो हार्ड वायर्ड होती है, कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो हम करते ही नहीं है, जो हम नेचुरली एक्वायर कर लेते हैं ग्रामर में। ठीक, तो वो यूनिवर्सल ग्रामर यानी कि ये जो यूनिवर्सल ग्रामर है, इसको एक्वायर करने में, किसी भी भाषा के जो हार्ड वायर्ड रूल्स हैं हमारे दिमाग में, उनको एक्वायर करने में, उनको समझने में, यूज करने में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस हमारी मदद करता है। ठीक हो गई बात यहां पर? ठीक है बात। कोई समस्या हो तो बताओ, आगे बढ़ते हैं। चॉम्स्की की कहानी खत्म हुई। भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन एबिलिटी या लैंग्वेज एक्वायर करने की जो क्षमता है वो किसके साथ संबंधित है? पियाजे, चॉम्स्की, स्किनर या फिर ब्रूनर? बताइए एक बार। पियाजे ने नहीं कहा कि लेफ्ट में होगी जो लैंग्वेज है, वो इन जनरल एक स्टेटमेंट दिया मैंने
वो पियाजे ने नहीं कहा है कि भैया लेफ्ट में होगी लैंग्वेज। ये तो हम जनरली सामान्य तौर पर ऐसा मानते हैं कि एक लेफ्ट हेमिस्फेयर ब्रेन में, एक राइट है, राइट में क्रिएटिविटी होगी, लेफ्ट में लैंग्वेज होगी, तो उसको पियाजे से बिल्कुल नहीं जोड़ना है, ऐसी गलती हमें नहीं करनी है। बस यही एक समस्या है ऑनलाइन में कि कई बार ऐसी कंफ्यूजन बन जाती है ऑटोमेटिकली कि हम कुछ और ग्रहण कर लेते हैं, सामने वाला कुछ और कह रहा होता है ना। बताओ एक बार, भाषा अर्जन क्षमता, सिंपल बात है, चॉम्स्की से जुड़ी हुई है, नॉम चॉम्स्की से। जब भी लैंग्वेज एक्विजिशन की बात आ जाए या भाषा को अर्जन करने की क्षमता जन्मजात है, ये कौन व्यक्ति कहेगा? चॉम्स्की कहेंगे। और जितना कम उम्र है हम जल्दी से कर लेते हैं, बाद में हमें प्रॉब्लम होती है। हमारे अंदर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है जिसकी सहायता से हम कर लेते हैं। और क्या है, सार्वभौमिक व्याकरण और इन सब की बात इन्होंने ही की है। आगे बढ़ जाते हैं। शिक्षण त्रिआयामी है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको सुपर टेट, केवीएस, दुनिया के हर टीचिंग एग्जाम में कभी कभार आपकी किस्मत ठीक हो देखने को मिल जाता है। सीटेट में भी एक बार, सीडीपी में भी आया हुआ है। ठीक, तो शिक्षण क्या है? एक त्रिआयामी प्रोसेस हम मानते हैं, यानी ट्राइपोलर प्रोसेस। ट्राइपोलर, 3 पोल हैं जिसके, वो खंबे होते हैं ना, पोल्स, ऐसे आप लटक जाते होगे देख करके, वो पोल वहां भी अनअकैडमी में भी आंसर करते हैं। ठीक, तो 3 पोल्स हैं। एक पोल ये कह सकते हैं, दूसरा सिरा कह सकते हैं ये, और थर्ड पोल है ये। कौन कहता है ये? जॉन डुई मानते हैं आज की डेट में। एडम्स ने बात की थी कि ये द्विध्रुवीय है, 2 पोलर है। बायपोलर जिसको हम कह देते थे, बायपोलर जिसको हम कह देते थे, बायपोलर किसने कहा था? एडम्स ने। बायपोलर में क्या था? 2 ध्रुव में क्या था? 2 ध्रुव में सिंपल था, 2 सिरे थे। एक क्या था? नहीं, बुरी राइटिंग तो, हाँ, 2 ध्रुव थे, एक है ये, दूसरा है ये। एक क्या है? एक तरफ टीचर है यानी शिक्षक, और दूसरी तरफ स्टूडेंट है यानी कि विद्यार्थी। ये थी 2 पोलर प्रोसेस जो इन्होंने अपनी इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन या कुछ ऐसे करके इनकी बुक है जिसमें इन्होंने बात की है। ट्राइपोलर क्या है? फटाफट से बताओ। ट्राइपोलर में 3 सिरे हुए ना। अगर 3 सिरे हैं ट्राइपोलर में तो सिंपल हो गई बात कि एक तरफ तो होगा टीचर यानी अध्यापक। एजुकेशन की प्रोसेस में एक तरफ है, एक सिरे पर है टीचर यानी कि अध्यापक, दूसरी तरफ कौन है? बिल्कुल टीचर, बिल्कुल बिल्कुल इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट कौन है? विद्यार्थी, बिल्कुल। अगर हम बात करें टीचर की, और इंटरवीनिंग कौन है? इंटरवीनिंग है आपका करिकुलम या फिर सिलेबस या एनवायरमेंट। टीचर, दूसरा सिरा किसके लिए? स्टूडेंट यानी विद्यार्थी, अधिगमकर्ता, एडुकेंड भी कह देते हैं इनको, और ये एजुकेटर है। और थर्ड क्या है? करिकुलम यानी कि आपकी पाठ्यचर्या जिसके अंदर सिलेबस भी आ जाएगा। आपका एनवायरमेंट हो सकता है, एनवायरमेंट हो सकता है, सिलेबस हो सकता है, बाकी की जो चीजें हैं। तो ये 3 सिरे हो गए, है ना। अध्यापक, छात्र और विषय वस्तु, जो कंटेंट है, जो एनवायरमेंट है, जो करिकुलम है, जो तरीके हैं। ठीक है बात, सिंपल बात, नो बकवास। हो गई बात क्लियर? बहुत ही बढ़िया, यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। क्या करें? शिक्षण सूत्र देखिए एक बार। शिक्षण सूत्र यानी कि मैग्जिम्स ऑफ टीचिंग। ये बेसिकली ऐसी माने जाने वाले कुछ सूत्र हैं जिनको यूज करके आप अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बना सकते हो। अफेक्टिव नहीं, कई लोग अफेक्टिव बोलते हैं। अफेक्टिव मतलब इमोशन से रिलेटेड, सामवेगिक, उसका कोई मतलब ही नहीं है। अफेक्ट करना मतलब प्रभाव कर दे आप पर, वो एक अलग सेंस में यूज होता है। इफेक्टिव मतलब प्रभावी। आप बेहतर बना सकते हो अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को यदि आप इन सूत्र का, इन मैग्जिम्स का इस्तेमाल करते हो। बहुत लार्ज स्केल पे इनको माना जाता है कि अगर इन बहुत सारे सूत्र हैं, ये तो जस्ट मैंने आपको बहुत मोस्ट फेमस वाले लिए हैं। ठीक है बात। तो अगर हम बात करें ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी कि नोन टू अननोन। नोन टू अननोन क्या आ जाएगा? भाई हम हमेशा एक चीज, एक बात, एक प्रिंसिपल फॉलो करते हैं कि बच्चा जो जानता है, जो उसका पूर्व ज्ञान है, जो उसकी प्रीवियस नॉलेज, जो वो लेकर के आया है, उसका इस्तेमाल करके उसको उस नॉलेज से जोड़ के आगे हम कुछ नया सिखाते हैं। तो नोन टू अननोन लेकर के जाते हैं। इस एक मेथड को, आपका एक मेथड है, इस एक अप्रोच को फॉलो करता है इंडक्टिव मेथड, यानी आगमन विधि। एग्जाम्पल टू रूल की तरफ लेकर के जाएगा। एग्जाम्पल क्या है? बच्चे को पता होगा, आपने वो एग्जाम्पल दिया जो वो पहले से जानता था, फिर आपने एक रूल बताया उसे जो पहले से नहीं जानता था, यानी अज्ञात था ये रूल। तो नोन टू अननोन चले गए आप। सिंपल बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मूर्त से अमूर्त की ओर।
मूर्त से मूर्त यानी कि कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की ओर। कॉन्क्रीट क्या है? जिसको टच फील किया जा सके। तो आप बच्चों को ज्यादातर चीजें, चाहे वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल हो, ग्लोब हो, कुछ और हो, वो आप दिखाते हैं, पिक्चर्स दिखाते हैं, क्योंकि उनको वो देख सकता है, टच कर सकता है, फील कर सकता है ना। और अमूर्त की तरफ यानी एब्स्ट्रैक्ट चीजें जिनको वो नहीं जानता उसकी तरफ लेके जाते हैं। सरल से जटिल हमेशा आप देखते हैं, पहले इजी टू कॉम्प्लेक्स जाते हैं हम। पहले मुश्किल चीजें नहीं, पहले आसान चीजें सिखाते हैं, फिर उसके बाद हर एक क्लास में भी आपका जो सब्जेक्ट है, हर एक चैप्टर में वो चीजें ऐड होती रहती हैं। इजी टू कॉम्प्लेक्स की अप्रोच फॉलो करते हैं। तो इन तीनों चीजों को अगर हम फॉलो करेंगे तो बच्चे ज्यादा बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। यहां के लिए इतना ही था। शिक्षण सहायक सामग्री, एक दो पॉइंट और बचते हैं आपके, वो लेखन के प्रकार बचते हैं, कुछ क्वेश्चन बीच बीच में है ही। शिक्षण सहायक सामग्री देखो एक बार पढ़ लो। अगर हम बात करें शिक्षण सहायक सामग्री, जो कि अपने आप में बैकबोन है टीचिंग की, रीढ़ की हड्डी के जैसी है, जिससे आप इफेक्टिव बना सकते हो अपनी टीचिंग लर्निंग को, बहुत प्रभावी बना सकते हो, सप्लीमेंट कर सकते हो। भाई अगर ये स्मार्ट बोर्ड है आज अपने पास, तो हम बहुत सारी पिक्चर्स का यूज कर लेते हैं, कई बार थियरीज में, क्वेश्चंस में, और भी बहुत सारी चीजों का यूज कर सकते हैं, है ना। उससे क्या होगा? कोई वीडियो भी प्ले कर सकते हैं। क्या होगा? इफेक्टिव बनेगी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। वो जो चार्ट आप लेके जा रहे हैं उससे बच्चा और बेहतर तरीके से आपके एक्सप्लेनेशन के साथ एक पिक्चर और अच्छा काम करेगी। या कितने सारे तरीके हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल में, ग्लोब हो गया, मॉडल्स हो गए, चार्ट्स हो गए, पिक्चर्स हो गई, आपका वीडियोस हो सकती हैं, कोई और चलचित्र हो सकते हैं। ठीक है बात? मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया जी संगीता। ठीक है, ये मजे के पैसे अलग से हैं, मजाक कर रही हूँ। खैर देखो एक बार, दृश्य सामग्री यानी कि ये भी तीन प्रकार की हम जनरली लेते हैं, बट इसको हम फोर्थ को भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। दृश्य सामग्री यानी विजुअल एड्स। विजुअल यानी कि जिसको आप देख सको। टेक्टाइल मटेरियल वो होता है जिसको आप टच कर सको। तो जिनको विजुअली देखने में प्रॉब्लम होती है उनके लिए टेक्टाइल मटेरियल यानी टच करना, जैसे ब्रेल लिपि है, उसका इस्तेमाल होगा। ये विजुअल जो है ये डिफरेंट है। जिनको विजुअली प्रॉब्लम है उनके लिए टेक्टाइल, वो मैंने आपको कनेक्ट करके बताया है। अदरवाइज विजुअल का मतलब टेक्टाइल नहीं होगा। ठीक है बात? टेक्टाइल मतलब टच करके। तो विजुअल एड्स कौन से हैं? चार्ट हो गया, आपका मॉडल हो गया, आप कोई पिक्चर दिखा रहे हैं। वो जो कैमरा आता था ना, वो ताजमहल में मिलता था पहले छोटा सा, उसमें पिक्चर्स चलती रहती थी, वो विजुअल ही है एक तरीके से। जो चार्ट आप दिखा रहे हैं वो विजुअल ही है। जो आप मैप दिखा रहे हैं यदि, तो वो विजुअल ही है। श्रव्य मतलब ऑडियो, ऑडिटरी। ऑडियो एड्स, ऑडियो मतलब सुन सके, जिसमें वो क्या हो सकता है? ग्रामोफोन, और पहले तो बहुत 70 तरह की चीजें आती थी, रेडियो, इस तरीके की चीजें जिनसे वो सुन सके। तो जिस बच्चे को देखने में प्रॉब्लम है वो सुन सकता है क्लियरली, जिसको सुनने में प्रॉब्लम है वो देख करके समझ सकता है। तो आप अकॉर्डिंगली यूज करते हैं इनको, आपके यूज पे डिपेंड करेगा। देखो टूल्स सारे आपके पास हैं, बट अगर आपको यूज करने आते होंगे तभी काम के हैं वो, अदरवाइज सब ऐसे रखा रह जाएगा। ठीक है बात? 5 रुपए लेंगे मजाक के? हाँ, पूरे 5 रुपए लगेंगे, पूरा 5 से 1 कम नहीं, 1 ज्यादा नहीं। ताजमहल दिखा रहे, बचपन में बहुत भयंकर देखा है, मेरे मामा जी रहते थे वहां, पता नहीं कितनी बार। दृश्य श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री की अगर हम बात करें तो ये ऑडियो विजुअल एड्स, जिसमें आवाज भी आएगी और दिखेगा भी। जैसे अभी आप लेट्स लर्न पे देख रहे हैं, तो ये ऑडियो विजुअल हो चुका है, या टीवी कह सकते हैं। प्रोजेक्टर में तो नहीं आती, प्रोजेक्टर तो विजुअल ही रहेगा, है ना। तो उसमें स्लाइड्स आगे पीछे चलेंगे। ठीक है बात? तो यहां तक की बात क्लियर हो गई। वो ऑडियो विजुअल में टेलीविजन आ जाएगा, कंप्यूटर वगैरह भी आ जाएंगे, वो आईसीटी में आ जाता है, खैर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में। अब क्रिया सहायक सामग्री क्या है? आप कुछ एक्टिविटी सेंटर्ड कुछ आपने रखी हुई हैं चीजें, जिसमें बच्चे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, या फिर आप फील्ड ट्रिप पर ले गए, फील्ड विजिट पर ले गए, कोई ताजमहल दिखाने ले गए मान लीजिए, है ना, ताजमहल दिखाने लगे। ऐसे हम अक्षरधाम लेके गए थे एक बार टीचिंग ट्रेनिंग में, पूरे दिल्ली दर्शन पे ले जाते हैं दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स। तो अक्षरधाम में पता नहीं उस दिन कौन सा उनको बॉम्ब फटने की कुछ उनको न्यूज मिली थी, तो पूरा उन्होंने जो घंटे खराब किए ना, मतलब बिल्कुल लंका लगी थी। तो फील्ड ट्रिप पे ले जा सकते हैं आप, कहीं कोई एक दृश्य दिखाने, कोई एक ऐसी हिस्टोरिक चीज दिखाने, हिस्टोरिक प्लेस दिखाने ले जा सकते हैं, साइंस म्यूजियम ले जा सकते हैं, जहां आपका मन करे वहां ले जा सकते हैं, अपने घर मत ले जाइएगा बस। ठीक है बात? तो यहां तक की बात खत्म हुई, आगे बढ़ेंगे। तो एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखो, शिक्षण सहायक सामग्री हमेशा हेल्प करती है, आपको बेहतर करेगी, आपके शिक्षण को प्रभावी बनाएगी। एक बार क्वेश्चन देख लो। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता में विकास या बच्चों के भाषा विकास में क्या है? भाई ये जो आप जितने भी आप पाठ्य पुस्तक यानी बुक्स जो है आपकी टेक्स्ट बुक, वो भी शिक्षण सहायक सामग्री ही है। तो बुक जो है वो सब कुछ नहीं है, यानी कि एकदम सर्वोसर्वा नहीं है। उसको ये नहीं मान सकते जो किताब में है वही, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ाना।
बुक क्या है, आपकी टेक्स्ट बुक वन ऑफ द रिसोर्स है, एक संसाधन का काम करेगी, लेकिन सब कुछ वही नहीं है। तो ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। सिंपल बात है भाई, जो भी विज्ञापन हो, चाहे आप न्यूज़पेपर का कोई कटिंग ले जा रहे हो, ये सब क्या है, सहायक होंगे, हेल्प करेंगे टीचिंग लर्निंग में। ठीक होगी बात, ए ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यानी आप प्राइमरी लेवल पर लैंग्वेज सिखा रहे हैं, ठीक है बात, तो लैंग्वेज से रिलेटेड कौन सा एक संसाधन, एक रिसोर्स, एक टीचिंग एड ज्यादा महत्वपूर्ण होगा प्राइमरी लेवल पर, बताइए एक बार। बी ऑप्शन, यानी बाल साहित्य। बाल साहित्य, बिल्कुल, बाल साहित्य क्या है, चिल्ड्रंस लिटरेचर, ये भी बहुत अच्छा रिसोर्स है बच्चों के लिए, स्पेशली छोटे लेवल पे। इसमें कहानियां होती हैं, बगुले की कहानियां, ये कहानियां, वो कहानियां, चाचा चौधरी, फलाना ढिमकाना, है ना। कितनी सारी किताबें आती हैं जिसमें नाइट स्टोरीज हैं, मॉरल वैल्यूज भी साथ में दी गई हैं, तो बच्चों को मजा आ रहा है पढ़ने में, इमेजिनेशन डेवलप हो रही है, उसको इंटरेस्ट है एकदम, वो देख रहा है, अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, इमेजिनेशन है, क्यूरियोसिटी है, सब कुछ बिल्ड होगी। तो बाल साहित्य ज्यादा बेहतर रहेगा बाकी सबसे, क्यों, क्योंकि बच्चे की कल्पना शक्ति, उसकी जिज्ञासा, सब बेहतर होंगे एक साथ। ठीक है बात, आगे बढ़े, आगे बढ़े। बहुत ही बढ़िया, बाल साहित्य सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मूल्यांकन एवं उपचारात्मक शिक्षण। मूल्यांकन से भी आप समझ सकते हो, ये जुड़ा हुआ टॉपिक है आपका इवैल्यूएशन से। मूल्यांकन, आप देखते हो कि आपने जो टीचिंग लर्निंग के उद्देश्य रखे थे वो किस हद तक सफल हो पाए, या आपको अपने मेथड में और कहां परिवर्तन करने की जरूरत है, बच्चा कितना अचीव कर पाया, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। अब आपने इसमें असेस किया, बच्चे को देखा कहां कमी है, तो आप क्या करते हैं, दो चीजें होती हैं। एक तो है निदानात्मक शिक्षण, निदानात्मक यानी कि डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक मतलब आप डायग्नोज कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं कि बच्चे के जो गैप्स हैं लर्निंग में, उनमें कमी कहां है, मतलब लर्निंग जो है बच्चे की उसमें कमी कहां है, यानी गैप कहां है। जैसे ही आपको वो गैप्स पता लगते हैं, आप उनको फिल करते हैं। फिल कैसे करेंगे, आप रेमेडियल टीचिंग करेंगे। इसके बाद हमेशा याद रखिएगा, डायग्नोस्टिक के बाद रेमेडियल टीचिंग यानी उपचारात्मक शिक्षण होगा। तो रेमेडियल टीचिंग करेंगे। रेमेडियल में आप दोबारा पढ़ा सकते हैं बच्चे को, अलग तरीके से पढ़ा सकते हैं, जहां उसको कमी रह गई थी वो चीज फिर से उसको ठीक करा सकते हैं। तो ये एक बेसिक सी बात हुई। निदान क्या है, डायग्नोस्टिक टीचिंग क्या है, बेसिकली आप बीमार होते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको ऐसी दवाइयां नहीं दे देता, या तो वो एक अंदाजा लगाएगा उसके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, या फिर आपका टेस्ट कराएगा। अब ये जो टेस्ट है, पता लगाना है, ये जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है, इससे पता लगेगा कि गैप कहां है, कि आपके ब्लड में कोई प्रॉब्लम है, कुछ और हुआ है, तो वो डायग्नोज करेगा, पैथोलॉजी लैब भेज देगा अगर खुद नहीं कर पाएगा तो उस केस में उसी तरीके से शिक्षक भी क्या करेगा, एक डॉक्टर की तरह एक काम करेगा और डायग्नोज करेगा कि बच्चे को प्रॉब्लम कहां है। ये जो टेस्ट आपने डायग्नोस्टिक टेस्ट बनाया, ये देखने के लिए कि जो मैंने उसको पढ़ाया है उसको कितना अच्छे से समझ में आया, तो इसमें गैप कहां है, वो गैप्स को ढूंढ करके आप उनको फिल करते हैं। रेमेडी जैसे डॉक्टर बाद में दवा देगा, उसी तरीके से आप भी दोबारा अलग तरीके से पढ़ाएंगे, रेमेडियल टीचिंग कराएंगे, उसको रिपीट कर देंगे चीजों को। ठीक है बात। तो रेमेडियल को हम कहते हैं उपचारात्मक, और निदानात्मक जो है हम डायग्नोस्टिक को कहते हैं। ये एक बेसिक सी बात हुई, ठीक है बात। और ये पूरी प्रक्रिया मूल्यांकन में चली रही है। समझ में आ गई होगी बात, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। आई वोंट बिकम लाइक यू मैम, ऐसा कुछ नहीं है समझो, आप मुझसे बेहतर बन सकते हैं, आप सभी बेहतर हैं, हम सभी अपने आप में यूनिक हैं, बस खुद को बेहतर ये मान के ये नहीं बैठना, अरे मैं तो बहुत बेहतर हूं, हिमांशु ने कहा हम सब यूनिक है, आज से कुछ नहीं करना है, ऐसे नहीं होता है, खुद को बेटर बनाना होता है हर दिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो एक बार, रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने डैश के आधार पर यह जानकारी दी। रीमा क्या है, शिक्षिका हैं, कोई टीचर हैं यहाँ, ठीक। अब ये जो शिक्षिका हैं, इन्होंने ब्यौरा दिया किसको, बच्चे के पेरेंट्स को, उसकी जो भी हरकतें हैं, यानी कि रितिका एक बच्ची है 3rd क्लास की, भाषा प्रयोग की जो क्षमता है, यानी लैंग्वेज की जो यूज करने की एबिलिटी है, परफॉर्मेंस कैसी है, और प्रोग्रेसिव रिपोर्ट क्या है, ये किस आधार पर दी होंगी, ये जो जानकारी है ये कहां से दी होंगी, अवलोकन से यानी ऑब्जर्वेशन, पोर्टफोलियो, जांच सूची यानी चेकलिस्ट, या फिर लिखित परीक्षा। बेहतर ऑप्शन कौन सा होगा, चारों सही हो सकते हैं बट बेहतर कौन सा होगा, पोर्टफोलियो। क्रमिक प्रगति यानी कि प्रोग्रेसिव, जब रिपोर्ट की बात करें ना, तो पोर्टफोलियो आपका एक क्लास से दूसरे क्लास में भी ट्रांसफर होता रहता है, आपका पूरा कच्चा चिट्ठा होगा इसमें,
जैसे वो फोटोग्राफी में बनवाते हैं ना लोग मॉडल पोर्टफोलियो, उसी तरीके से बच्चे की सारी जो भी कर्म कांड है वो सब आपने इसमें स्टोर किए हुए हैं। तो उसका जैसा लैंग्वेज का परफॉर्मेंस है, वो भाषा को किस तरीके से, उसकी क्षमता कैसी है भाषा को इस्तेमाल करने की। देखो प्राइमरी लेवल पर या जनरली भी हम दो चीजों पर बच्चों को बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। एक है भाषा की अभिव्यक्ति, चाहे बच्चा गलत बोले, शुरुआत में अटके गलत बोले कुछ भी करे, बट आप उसको एक्सप्रेस करने देते हैं। और दूसरी एक चीज है उसके जो अनुभव है। अब ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो बच्चे के अनुभव हैं उनको सुनते हैं, हर बात पे उसकी कमियां नहीं निकालते, अदरवाइज वो अगली बार से अपनी बात को एक्सप्रेस करना बंद कर देगा, अभिव्यक्त करना बंद कर देगा खुद को। तो अभिव्यक्ति और एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, अपना जो एक्सपीरियंस है उसका शेयर करना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभिषेक बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं इसी बात पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक छोटा सा पॉइंट और रहता है बस आपका। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है, यानी कि प्राइमरी लेवल पर अगर आप लैंग्वेज का आकलन कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं, तो उसका उद्देश्य, यानी कि हमारा हर चीज के पीछे एक उद्देश्य होता है ना। आप आज ये वीडियो देखने आए हैं तो आपका भी एक उद्देश्य है कि भाई यहां से समझ करके या तो मेरा रिवीजन अच्छे से हो जाएगा, मैं नंबर अच्छे ले आऊंगा, किसी को हिंदी में डर लगता होगा, किसी को हिंदी में कंफ्यूजन होगी, तो चलो देख लेते हैं एक बार, या किसी को ये भी होगा कि भाई हिमांशी जैसे डिस्कस करती है मुझे समझ आ जाता है, तो क्या पता इसमें भी अच्छा समझ आ जाए। तो वही है कहानी, एक तरह जो आगे नहीं सुनाऊंगी। बताओ एक बार, ऐसे साइड इफेक्ट्स हैं ये बॉलीवुड के। बताओ एक बार, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। बिल्कुल, जो लैंग्वेज को यूज करने की एबिलिटी है ना, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि बच्चा प्रयोग कैसे कर पाता है, चाहे वो लिखने में हो, बोलने में हो, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, संदर्भ के अनुसार वो यूज कर पाता है लैंग्वेज को या नहीं। ये बहुत बड़ा एक उद्देश्य होगा। ठीक है बात, आगे बढ़ जाएंगे। भाषा कौशल यानी कि लैंग्वेज स्किल्स, ये आप जानते हैं। लैंग्वेज स्किल्स से भी पहले हम छोटी सी चीज पढ़ेंगे, लेखन के प्रकार, लिखना, हालांकि इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले भाषा कौशल पढ़ते हैं। लैंग्वेज की 4 बेसिक स्किल्स होती हैं, 4 बेसिक स्किल्स होती हैं भाषा के कौशल, है ना। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सुनना यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ये इसी क्रम में होनी चाहिए, इनका जो क्रम है वो यही रहेगा, इसको चेंज नहीं करेंगे हम। ठीक, L फॉर लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग एंड लास्ट वन इज योर राइटिंग, लिखना। LSRW इसको इंग्लिश में कह देते हैं। ठीक है बात, इसी क्रम में रहेंगे, ये सीक्वेंस सेम रहना चाहिए, क्रम नहीं बदलना है। बच्चा सबसे पहले सुनता है, दुनिया में आता है, फिर वो बोलना शुरू करता है, जैसे तैसे, गलत बोले सही बोले, फिर आप उसको ABCD सिखाते हैं, देन वो लिखना शुरू करता है। ऐसा कई बार होता है कि बच्चे स्क्रिबलिंग करते हैं, वो जो घसीटना होता है, बिल्कुल कुछ भी हाथ में पेन आया टेढ़ा मेढ़ा, जब तक उनको पढ़ना भी नहीं आता तब भी कुछ कुछ बनाते रहते हैं, बट हम उसको राइटिंग में उस तरीके से काउंट नहीं कर रहे हैं। क्रम को हम चेंज नहीं करते, क्रम हम यही मानते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसमें जटिल सबसे ज्यादा लिखना ही है। ठीक है, शुरुआत कहां से होगी? सुनने से होगी। ठीक, अब इसको भी हम 2 भागों में विभाजित कर देते हैं। फटाफट से लिख के बताओ कौन से हैं वो 2 भाग, आप जानते होगे इसको। लिसनिंग यानी कि सुनना, और पढ़ना, ये क्या है? ग्रम्यात्मक कौशल है। क्या है? ग्रम्यात्मक कौशल है। ग्रम्यात्मक गलत हो जाए तो मत कीजिएगा, माफ। ग्रम्यात्मक कौशल यानी कि रिसेप्टिव स्किल, जिसमें आप ग्रहण कर रहे हैं मटेरियल। जैसे मैं अभी बोल रही हूं और आप सुन रहे हैं, तो सुनना क्या हुआ? ग्रम्यात्मक हुआ, यानी आप ग्रहण कर रहे हैं, रिसेप्टिव है। इसको पैसिव भी कहते हैं, क्योंकि आप पैसिव बैठे हुए हैं कुछ हद तक और मैं ज्यादा एक्टिव हूं, यानी बोलना एक्टिव है कंपैरेटिवली। अब है सुनना और लिखना, सॉरी, बोलना और लिखना। देखते हैं बोलना और लिखना। बोलना मतलब आप लैंग्वेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, और लिखने में भी आप लैंग्वेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि उत्पादन होता है भाषा का। यहां बिल्कुल 100% सच्ची बात है। तो इसको उत्पादनात्मक कौशल कहेंगे, उत्पादनात्मक कौशल कहेंगे। ठीक, प्रोडक्टिव स्किल्स भी कह देते हैं, और इनको सक्रिय कहेंगे, यानी एक्टिव स्किल्स, उनको पैसिव भी कह देते हैं। ठीक है बात यहां तक की। अभी और भी सेशन है, इसमें रहती हैं चीजें। हाँ, मॉन्टेसरी अलग बात कहती हैं, बिल्कुल सही बात है। मॉन्टेसरी कहेंगे लिखना पहले आएगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, लेकिन इन जनरल हम पेडागोजी में इसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। अब लिखने के देखो, अब हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? सुनना है तो बच्चा एक्टिव लिसनिंग कर पाए, या एक अच्छा लिसनर बन पाए, सुन पाए सामने वाले की बात को, तब अपनी बात कहे, या फिर सुन करके सही तरीके से कॉम्प्रीहेंड कर पाए, समझ पाए। सिर्फ वर्ड्स को नहीं सुनना, समझ पाना है जरूरी।
बोलना है तो आप क्लैरिटी, फ्लुएंसी हो, आपके धारा प्रवाहिता हो बोलने में, एक्यूरेसी भी हो लिखने की, अगर हम बात करें तो एक्यूरेट हो, या बोल भी रहे हैं तब भी आप एक्यूरेटली शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। पढ़ना में फिर वही बात है, आपका जो सस्वर पठन है और एक होता है आपका मौन पठन। सस्वर मतलब जब आप लाउड रीडिंग कर रहे होते हैं उससे आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो जल्दी से क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि आपके कान भी सुन रहे हैं, टीचर भी सुन रहा है। और जो मौन पठन है यानी कि आप साइलेंट रीडिंग जब करते हैं तो उससे आपकी स्पीड तो तेज होती है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए साइलेंट रीडिंग से ज्यादा बेहतर है सस्वर पठन यानी कि लाउड रीडिंग। ठीक हो गई बात। अब इसमें अगर हम बात करें तो लिखना आ गया। लिखने में फिर वही है, लिखने के प्रकार हैं 3, जिसमें आप सही डिस्टेंस छोड़ करके लिखें, श्रोर रेखा यानी जो ऊपर वाली लाइन है उसको सही तरीके से लिखें, लेटर्स का जो साइज है अक्षरों का उसको सेम बनाएं। भाई अगर यहाँ सेम नहीं होता, ऊंचा नीचा होता है तो अजीब सा दिखेगा। ठीक है बात। अब वो जो डॉक्टर्स हैं उनकी राइटिंग जो है वो सेम उसमें नहीं होगी। क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ जाएं इसी बात पर आगे बढ़ेंगे। मजा आ गया आपके साथ, बहुत बढ़िया शिवांगी, मुझे भी डिस्कशन में मजा आता है आप लोगों के साथ। देखो एक बार अब इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। लेखन के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ राइटिंग कह सकते हैं। अब सुलेख है एक। सुलेख मतलब बिल्कुल सुंदर सुंदर, जो हम लिखते थे ना सजा के, नोटबुक दे दी वहां से आपने सुलेख उतारा है, बिल्कुल एकदम सुंदर सजा के एकदम प्यारा प्यारा लिख के लाए हो आप, है ना। तो यहाँ सुंदरता इंपॉर्टेंट है ये कह सकते हैं, है ना। प्रॉपर तरीके से आपकी जो ये जो आपकी श्रो रेखा है, ये वाला डंडा मतलब है लेटने वाला, ये जो ऐसी वाली लाइंस हैं, या अक्षरों की बनावट है उनका बराबर का होना है ना। ये सब प्रॉपर डिस्टेंस छूटा हो बीच में लाइंस में, लेटर्स में, इस तरीके से तो सुलेख बन जाएगा। बहुत सुंदर लेख। सु का मतलब ये अच्छा हिंदी में। ठीक। अनुलेख क्या है, यानी कि किसी ने लिखा हुआ है या तो एक पैटर्न पहले से बना हुआ है। जैसे आप देखते हैं हिंदी की आजकल 4 लाइन वाली कॉपीज आती हैं स्कूल्स में, इंग्लिश में 3 लाइन वाली आती हैं। अब इस केस में जो है बच्चों को पता है कि भाई मुझे अ जो है इन दोनों पहले से आ बना हुआ है, वो जो डॉट डॉट वाला नहीं बनाया हुआ होता कि उसमें फिर आप हाथ चलाते थे, है ना। मेरे तो इतनी सुंदर अनुलेख बन जाएगा कि आप बच्चा मुझसे अच्छा ही बना लेगा फिर, छोड़ो खैर। अनुलेख मतलब आपको पहले से एक प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई है, आप उसके ऊपर या तो बना रहे हैं या तो वो कर्सिव राइटिंग जैसे आप प्रैक्टिस करते थे वो अनुलेख ही है। ठीक। एक स्टैंडर्ड फॉर्म को आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है बात। बहुत बढ़िया जी, आपको देखकर लिखा, बहुत बढ़िया लिखा। आगे बढ़ते हैं। श्रुत लेख होता है डिक्टेशन ही, इससे बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। डिक्टेशन इमला कह देते थे जिसको हम, सुन करके बच्चा लिखेगा यहां, यानी कि जो वर्तनी की अशुद्धि है, वर्तनी मतलब स्पेलिंग मिस्टेक्स जो है आपकी कम हो जाती हैं श्रुत लेख में, क्योंकि आप एक तो लिसनिंग आपकी एक्टिव होगी, ध्यान से सुनेगा बच्चा तभी लिख पाएगा, और फिर वो उसकी जो मिस्टेक्स आती हैं श्रुत लेख में, डिक्टेशन में, उसको ठीक किया जाता है और आप सही से, आपकी जो स्पेलिंग मिस्टेक है वो कम होने लगती है। तो ये तो आप सभी ने एक्सपीरियंस किए होंगे। लेखन के प्रकार, कोई समस्या हो जीवन में तो बताओ, तभी आगे बढ़ेंगे। पहले समस्याओं को दूर करेंगे। 20 टाइम्स रिपीट क्यों करते हैं कुछ लोग कमेंट, क्योंकि उनको मजा आता है इस चीज में, सीख लो भाई, है ना। यही समस्या है कि जो बहुत सारे काम के कमेंट हैं वो भी नहीं मिल पाते हैं, और शायद मैं नहीं पढ़ पाती हूँ कई बार, इसलिए भी करते होंगे। तो गलत और सही कुछ नहीं होता, जस्ट पर्सपेक्टिव्स हैं जीवन में, तो हम बेटर वी डोंट जज एनीवन, है ना। अरे मजाक की बातें कर रही हूँ, इनको दिल पे मत ले जाना। भाषाई विकार, भाषाई विकार यानी लैंग्वेज से रिलेटेड डिसेबिलिटीज, है ना। डिसऑर्डर्स कह लीजिए, डिसेबिलिटीज कह लीजिए, जो मन करे कह लीजिए, आपके घर की सरकार है। ठीक है बात, है ना। अपना बोर्ड है, आपका सेशन है, आपकी क्लास है ना, कुछ भी कह सकते हैं हम किसी को भी, ऐसा नहीं है ना। विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अफेजिया, अफेजिया यानी लैंग्वेज को कॉम्प्रिहेंड करने में, समझने में, बोलने में प्रॉब्लम आएगी बच्चे को। ठीक। तो बोलने से रिलेटेड लिख सकते हैं फॉर इंस्टेंस। इसके बाद डिसलेक्सिया, पढ़ने से रिलेटेड, पठन संबंधी विकार, पढ़ने से रिलेटेड। डिस्ग्राफिया, ग्राफ जहां आ गया मतलब लेखन संबंधी। डिस्प्रेक्सिया होता है एक, डिस्प्रेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया है मोटर स्किल्स में आपके प्रॉब्लम है। मोटर मतलब गत्यात्मक कौशलों में, चलने फिरने में, उसकी वजह से बोलने में भी हो सकती है, उसकी वजह से पेन पकड़ने में भी हो सकती है, तो ओवरऑल लैंग्वेज में ही प्रॉब्लम आ जाएगी फिर। ठीक है बात। तो वो डिस्प्रेक्सिया हो गया। ठीक है बात, यहां तक की बात होपफुली ठीक होगी। सरकार तो मैम हमारी, अच्छा पता नहीं यार, समझी नहीं मैं दिनेश, खतरनाक बातें करते हैं कई लोग, तो मजाक में ही बोलती हूँ, आप तो दिल पे ले जाते हो। देखो एक बार,
एक बहुभाषिकता बहुत प्यारा सा टॉपिक बचा हुआ है, बाकी सब खत्म है आज के लिए। पठन वैकल्प, अगली बार कोई कहे हिंदी में नंबर लाने तो ये वाली वीडियो शेयर कर दीजिएगा, है ना, ये हेल्प करेगी। अगर हम बात करें पठन वैफल्य यानी कि पढ़ने में विफलता, बस हिंदी को तोड़ के देखने की जरूरत होती है, अदरवाइज तो कोई दिक्कत नहीं है। पठन वैफल्य यानी कि पढ़ने में विफलता, पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है। प्राथमिक लक्षण क्या है इसके? न्यून अवधान विकार यानी कि वही अटेंशन में डेफिसिट, अपसारी चिंतन यानी अपसारी मतलब डाइवर्जेंट, धारा प्रवाहिता यानी फ्लुएंसी में कमी, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, या क्या होगा इसका सही आंसर? प्रैक्टिस करा देंगे यार, क्यों टेंशन ले रहे हो। धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, भाई फ्लुएंटली क्या बोल रही हूं मैं, फ्लुएंटली पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, फ्लुएंटली पढ़ने में प्रॉब्लम होती है बच्चे को, है ना। जैसे मुझे अभी बोलने में हो रही है तो फ्लुएंटली नहीं बोल पाता, सॉरी पढ़ नहीं पाता। जैसे ईशान अवस्थी का अगर हम एग्जांपल लें, तारे जमीन पर में, ठीक है बात। आगे बढ़ते हैं। बहुभाषिकता, बहुभाषिकता यानी मल्टीलिंगुअलिज्म, अमेजिंग सा टॉपिक। एक एक नंबर इंग्लिश हिंदी में मिनिमम आएगा आपका, इवन कई जगह पर आ जाएगा, सीडीपी में, इवन आपका वो जो आपका ईवीएस और ये है सुलेख नहीं है ये। बहुभाषिकता की बात करते हैं। मल्टीलिंगुअलिज्म यानी एक कक्षा में एक से ज्यादा भाषाएं बोलने वाले बच्चे हो सकते हैं। एक बच्चे की मदर टंग तमिल हो सकती है, दूसरे की हिंदी हो सकती है, तीसरे की पंजाबी हो सकती है, चौथे की संस्कृत हो सकती है, तमिल तेलुगु कुछ भी हो सकती है ना, भोजपुरी हो सकती है, पता नहीं इसमें क्या स्पेलिंग मिस्टेक है, देख लेना एक बार, ठीक है बात। हाँ बिल्कुल बच के रहिएगा। वाह पूजा जी वाह, ऐसे गाने याद मत करो, यहाँ आ जाओ, पेपर में जब गाने याद आएंगे ना। देखो एक बार तमिल की अगर हम बात करें तो मतलब एक भाषा में, क्या बोल रही हूँ, एक कक्षा में कई भाषाएं वाले बच्चे हो सकते हैं जिनकी मदर टंग डिफरेंट हो, यानी बहुभाषिता कहते हैं इसको, और हम इसको एक रिसोर्स मान के चलते हैं। ये क्या है हमारे लिए? एक संसाधन का काम करेगी, रुकावट का नहीं। बस यही बात याद रख लेना, बेड़ा पार है। रिसोर्स का काम करेगी बहुभाषिता, ना कि संसाधन का काम करेगी, ना कि रुकावट का, ठीक है बात। संसाधन का काम करेगी, रुकावट का नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चे आपस में इंटरेक्ट करेंगे, अपनी जो भी मातृभाषा एटलीस्ट खुद को एक्सप्रेस तो करें। सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है कि वो अभिव्यक्त तो करें, अपने अनुभव शेयर तो करें। भाषा जो आप स्टैंडर्ड मानक भाषा है, या जो भी आप क्लासरूम में टारगेट लैंग्वेज लक्ष्य भाषा सिखाना चाहते हैं, वो तो वो सीख जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट वो अपनी मदर टंग में एक्सप्रेस तो करें। बच्चे एक दूसरे से कुछ कुछ वर्ड यूज सीख सकते हैं। इवन आप देखते हैं कि अभी फॉर एग्जाम्पल हमारे प्राइम मिनिस्टर, अब इसको पॉलिटिकल बनाने की जरूरत नहीं है, प्राइम मिनिस्टर एक पोस्ट मतलब एक कुर्सी है, उसकी हम बात कर रहे हैं, हाँ किसी पार्टी की नहीं, ठीक है बात। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर अभी कोई कुछ कहीं का था, कुछ बंगाल में कुछ हुआ था या पता नहीं कुछ, तो मेरी नजर पड़ी तो उन्होंने कुछ शब्द यूज किए वहां के। क्यों? क्योंकि वहां के लोगों को कनेक्ट करने के लिए। बहुभाषिता है, जरूरी नहीं है टीचर को सारी चीजें आती हो, आप कनेक्ट करने के लिए यूज कर सकते हो, या फिर बच्चे आपस में एक दूसरे से कुछ कुछ वर्ड सीख सकते हैं, यानी कि कंफर्टेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए। कुल मिला के बात यह है। तो बहुभाषिकता जो है, बहुभाषिता जो है, मल्टीलिंगुअलिज्म बेहतर है, रुकावट नहीं बनना चाहिए। आप बच्चे की जो मदर टंग है उसका यूज करके उसको वो भाषा सिखा सकते हैं जो आप सिखाना चाहते हैं, लक्ष्य भाषा, यानी कि आप इसको आधार बना सकते हैं, या कह सकते हैं कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। या बच्चा जो भी अपने घर से लेकर के आता है, ये पेडागोजी का रूल है, बच्चा अपने घर से अपने अनुभव लेके आए, अपनी भाषा लेके आए, अपनी आर्थिक स्थिति लेके आए, अपना कल्चर यानी अपना संस्कृति लेके आए, अपना समाज लेके आए, जो भी लेके आए वो अच्छा है, और आपको उसका यूज करना है कुछ बेहतर बिल्ड करने के लिए। तो ये चीज बेसिक है, ठीक है बात जी। धन्यवाद शिवांगी। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है, बस खत्म हो चुका है आज का सेशन। आप लोगों ने बहुत ही अच्छा साथ दिया है ना। तो इसी तरीके से सीखते रहेंगे, कुछ कुछ मास्टर क्लासेस करते रहेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट्स करेंगे अलग अलग दिन, और अगस्त में प्लान है कि डेली इंग्लिश टूल्स को वापस लाया जाए। एक बार ट्रायल रन करके देखेंगे, आप लोग का जैसा रिस्पॉन्स रहेगा उस पर काम करेंगे फिर। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है, और हमारी क्या, भाई भारत विविधताओं का देश कहा जाता है ना। यहाँ बोली और पानी जो है वो बदलता रहता है ना। फूड के इतने वेरिएंट, डाइवर्सिटी है हमारे देश में। तो क्या है बहुभाषिता, एक बार जवाब देकर के बता दीजिए। आंसर क्या होगा? सभ्यता और संस्कृति। एग्जैक्टली जो हमारी संस्कृति, जो हमारा प्राचीन काल से चली आ रही हैं चीजें, तो ये हमारी सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न अंग है। इसमें संस्कृति और साहित्य मत लगा देना, गलत हो जाएगा। वो उनकी मर्जी, उनकी इच्छा, वो क्यों नहीं मानते संस्कृति और साहित्य को, सभ्यता और संस्कृति को ज्यादा मानेंगे। यानी जो हमारे पहले से चली आ रही हैं चीजें उसको सपोर्ट ही करती है जो मल्टीलिंगुअलिज्म है, क्योंकि अंतर है हमारे देश में, सब एक जैसे नहीं है, ठीक है बात।
अच्छी लगी क्लास, बहुत ही सुखद अनुभव होता है मुझे, इससे ज्यादा बेहतर कभी फील नहीं होता जब सेशन बहुत अमेजिंग हो, मैं बिल्कुल डूब के डिस्कस कर पाऊं चीजें।